अभी जो हमने 2 चैप्टर पढ़े हैं, आपको उसमें समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने अर्ली सोसाइटीज़ या अर्ली जितनी भी चीज़ें थी उसमें हमने पढ़ने की कोशिश करी थी। अर्ली सोसाइटीज़ में अगर हम बात करें तो हमारा टाइम पीरियड लगभग इतना रहा था कि 600 बीसी से लेके 600 सीई की बात है, और हमने ज़ीरो से जो इस तरफ वाला टाइम पीरियड जाता है वो माइनस में होता है, ज़ीरो से जो इस तरफ का टाइम पीरियड जाता है वो प्लस में होता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस जो पहली बुक आपकी हिस्ट्री की वो पूरी तरीके से है एंशिएंट हिस्ट्री है, ऐतिहासिक जो इतिहास है वो प्राचीन इतिहास है। उस प्राचीन इतिहास के अंदर पूरी तरीके से फोकस एग्जामिनर ने आपके साथ ये करने की कोशिश करी है कि किस तरीके से अर्ली सोसाइटी के अंदर जब इंसान रहा करता होगा तो उस समय कैसी सोशल प्रैक्टिस रहा करती होगी। ये वो वाला टाइम पीरियड है जो मौर्यन एम्पायर से पहले का टाइम पीरियड है, और बताया ये गया है कि अर्ली टाइम पीरियड में भाषाएं क्या हुआ करती होगी, समाज कैसा होता था, प्रैक्टिसेस कैसे होती थी, ये सारी चीज़ें। तो एग्जामिनर ने क्या करा, एग्जामिनर ने टेक्सचुअल ट्रेडिशंस को उठाया। अगर हिस्टोरियंस ने क्या करा, हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, अर्ली सोसाइटीज़ को जानने के लिए उन्होंने टेक्सचुअल ट्रेडिशन, जैसे आप सामाजिक इतिहास बोलते हैं, उसको उठाने की कोशिश करी। और आप जानने की ये कोशिश करेंगे कि लगभग ये 600 बीसी से लेकर 400 बीसी के टाइम पीरियड की पूरी बात रही होगी। इसी टाइम पीरियड पे महाभारत के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है। तो अब ये बताने की कोशिश करी गई है कि अर्ली टाइम पीरियड पे जो भी टेक्सचुअल चीज़ें मिलती होंगी, चाहे वो भारत के किसी भी हिस्से में मिलती होंगी, उससे हमें जानने की क्या कोशिश हुई, हमने जाना अंडरस्टैंड चेंजेस इन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक, यानी कि सोशल टैक्सेस जो भी मिलते थे, ट्रेडिशनल टैक्सेस जो भी मिलते थे, उससे हमें समझ में आया था कि अर्ली टाइम पीरियड में राजनीतिक बदलाव कैसे होते होंगे, आर्थिक परिवर्तन कैसे होते होंगे, और साथ में हमने सामाजिक व्यवहार के मानदंडों को समझा। मानदंडों का मतलब होता है नॉर्म्स, कहने का मतलब कैसे बेटा जो होता है वो फादर की जगह पे जाता है, भाइयों के बीच में रिलेशंस क्या होता है, किस तरीके से वाइफ जो होती है किस तरीके से अपना सरनेम हस्बैंड का लेती है। कहीं कहीं हमने देखा है कि हस्बैंड का सरनेम वुमेन्स का नहीं लिया जाता है, तो ऐसा चलता रहता है। तो ये चीज़ें समझने के लिए तो हमने इस चैप्टर को डाला है कि अर्ली सोसाइटी में जो चीज़ आज प्रेजेंट टाइम में आज लोग देखते हैं, क्या वो चीज़ उस टाइम पीरियड में थी या होती होंगी। तो उसी चीज़ को जानने के लिए हमने टेक्सचुअल ट्रेडिशंस को उठाया, और हमने ये जानने की कोशिश करी कि जो भी हमें टेक्सचुअल ट्रेडिशंस मिले उसमें हमने वाइड बहुत बड़े रेंज में सोशल क्या कहते हैं सिचुएशंस को और प्रैक्टिस को समझा। कहने का मतलब ये था कि उस टाइम पीरियड पे अगर क्या कहते हैं वारिस होगा तो किसको किया जाएगा, किस कैटेगरी के लोगों की क्या क्या प्रैक्टिसेस होंगी, वगैरह वगैरह चीज़ें हमें इन सब चीज़ों से मिली। और ये चीज़ समझने के लिए, इन चीज़ों को समझने के लिए, इतना सारा बड़ा चीज़ समझने के लिए एग्जामिनर ने आपको ये बताने की कोशिश करी है कि जितने भी टेक्सचुअल ट्रेडिशंस मिले हैं वो सारे के सारे उस टाइम में यूज़ होने वाली भाषाओं में मिले होंगे। पाली है, प्रकृत है, तमिल है, तेलुगु है और संस्कृत है। आपने पहली और दूसरी चैप्टर के अंदर भी देख लिया होगा कि जितने भी अर्ली टैक्सेस मिले हैं ब्राह्मणी और खरोष्ठ लिपि को छोड़ के, वो सारे टैक्सेस इनमें ही मिले, और हमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इन भाषाओं से मिलती है, और ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें हमें देखने को मिली। लेकिन अब ना एग्जामिनर ने ये देखो, इतना सारा चीज़ एक तरीके का दिमाग की बत्ती नहीं जला पाता है बच्चों की कि यार ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है चैप्टर। तो सिंपल सा और सरल शब्दों में अगर आपको जानना है तो आपको जानना पड़ेगा कि जितनी भी इतनी बड़े सोशल टैक्सेस लिखे गए होंगे, समाज में इतने सारे टेक्सचुअल ट्रेडिशंस के हिसाब से चीज़ें लिखी गई होंगी, तो उसको लिखने का कोई ना कोई सोशल पर्सपेक्टिव तो ज़रूर होता होगा ना। अगर उस टाइम पीरियड पे, अर्ली टाइम पीरियड पे जो आपके इतने बड़े बड़े मौर्यन एम्पायर या दूसरे इतने बड़े बड़े एम्पायर थे, वो चीज़ों को लिखते थे, इंस्क्रिप्शंस को लिखते थे, वो किसी न किसी सोशल कैटेगरीज को बताने की तो कोशिश करते होंगे ना। तो सेम यही चीज़ें कि ब्राह्मण कौन होंगे, क्षत्रिय कौन होंगे, वैश्य कौन होंगे, शूद्र कौन होंगे, इसके अलावा दूसरी जातियां थी तो वो कौन सी होती होंगी, कौन टैक्स पेयर था, कौन टैक्स पेयर नहीं था, ये सारी चीज़ों को समझने के लिए एग्जामिनर ने क्या करा, आपको द सेंट्रल स्टोरी ऑफ महाभारत के बारे में बता दिया। महाभारत में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं, ऐसे सिचुएशंस हुई हैं जहां से हमें समझ में आता है सोशल कैटेगरीज, हमें समझ में आता है सामाजिक बंधन, हमें समझ में आता है वर्ग की कैटेगरीज के बारे में, हमें समझ में आता है बंधुत्व
राजत्व के बारे में, किंगशिप की सिचुएशंस के बारे में कि राजा कौन होता है, राजा के क्या कर्तव्य होते हैं, राजा कैसे बनता है, राजा के मैं कहता हूँ समाज में राज्य के प्रति हित क्या होते हैं, मीत क्या होते हैं, दुश्मन कौन होते हैं, षड्यंत्र कैसे रचा गया था, सारी चीज़ें बताई गई है। तो इसीलिए ये कौशल एपिक महाभारत डेपिक्ट द वाइड रेंज ऑफ सोशल कैटेगरीज एंड सिचुएशन। महाभारत की इतनी बड़ी स्टोरी आपको ये समझाने की कोशिश करती है कि इतनी बड़ी श्रृंखला, इतना बड़ा इतिहास, इतनी बड़ी सिचुएशन, वो हर चीज़ को एनालाइज करने की कोशिश करती है, क्योंकि इतना बड़ा एपिक एपिसोड आपको बताने की कोशिश करता है कि फॉरेस्ट में किस सिचुएशन कैसी थी, बैटल्स क्या हुए थे, पैलेस कैसे थे, अर्ली सेटलमेंट्स कैसे होते होंगे, उस समय में अगर लोग बिहेव करते होंगे तो उनका बिहेवियर कैसा होता होगा, उनका कर्तव्य किस प्रकार का होता होगा। ये सारी सेंट्रल आइडिया ऑफ महाभारत के थीम से उठाई गई है। और आपको पता है कि इस पूरी बुक के अंदर कहीं महाभारत की कहानी का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन बस मैं आपका थोड़ा सा 2 मिनट लेके आपको समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको समझ में आ सके कि चैप्टर आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है ना। तो इतनी जो सोशल बिहेवियर है, समाज में बंधित्व वर्ग और कैटेगरीज है, उनको समझने के लिए हमें पीछे का हिस्ट्री थोड़ा सा जानना पड़ेगा। So, the central story of about this chapter is महाभारत। महाभारत में ये बताने की कोशिश करेंगे कैसे दो चचेरे भाइयों के बीच में लड़ाइयाँ होती है और ये लड़ाइयाँ किस तरीके से एक रणभूमि में कन्वर्ट हो जाती है, जिसमें हर एक व्यक्ति का अपना एक अलग रोल रहा है, हर व्यक्ति ने अपने अलग अलग कर्तव्यों को निभाया है। उसकी वजह से हमें समझ में आया है कि समाज के अंदर दादा का क्या काम होता है, दादा को क्या करना चाहिए था, क्या समाज में अर्ली टाइम पीरियड में ऐसा होता होगा, शादियाँ किस प्रकार की होती थी तो ऐसी ही क्यों होती थी। तो दिस इज कॉल्ड द सोशल प्रैक्टिस एंड बिहेवियर्स। तो सेंट्रल आइडिया ऑफ थीम स्टोरी को जानने के लिए हमें थोड़ा सा ये बैकग्राउंड में हिस्ट्री समझनी होगी कि दो चचेरे भाइयों के बीच में असल में युद्ध हो क्यों रहा था, युद्ध हुआ तो फिर युद्ध का परिणाम क्या हुआ, युद्ध का परिणाम हुआ तो उससे हमें सीखने को क्या मिला, और अगर हमने इतने टाइम पीरियड, इतने पुराने इतिहास को हमने ढूंढ के निकाला तो उसको निकालने का हमें फ़ायदा क्या हुआ, समझ रहे हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें हमें जानने की कोशिश करनी है। सो दिस इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड दिस कि अगर कौरवों और पांडवों के बीच में डिस्प्यूट हुआ है, लड़ाइयाँ हुई है, तो वो लैंड डिस्प्यूट था और पावर डिस्प्यूट था, यानी कि ज़मीन के पीछे लड़ाई थी और पावर, शक्ति के पीछे लड़ाई थी। एट प्रेजेंट टाइम में भी आप देख सकते हो कि भाइयों में लड़ाइयाँ होती है ज़मीन को लेके, और पावर्स यानी कि सत्ता पार्टियां, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, आज भी पावर के लिए लड़ती है। सो दिस इज़ द मेन रीज़न। तो बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि यार अगर महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया तो कुरुक्षेत्र में ही क्यों लड़ा गया, कहीं और भी लड़ सकते थे, कुरुक्षेत्र कहाँ पे है एट प्रेजेंट टाइम, वो भी दिमाग में आता होगा। और यहाँ पे अगर इनके बीच में ज़मीन का विवाद पैदा हुआ था, पावर का विवाद पैदा हुआ था, तो उसके कारण क्या होंगे। अब इतना ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, लेकिन इतना आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आप काफ़ी हद तक इसके ब्रॉड पर्सपेक्टिव को समझ सकें। तो कौरव और पांडव दोनों ही एक ही फैमिली के लाइनेज में आते थे, एक ही रूलिंग फैमिलीज की लाइनेज में आते थे, दोनों एक ही सिंगल फैमिली से बिलोंग करते थे। अब इसकी फैमिली ट्री के अंदर आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, बस आप 2 मिनट दीजिएगा, इसको ज़रूर समझ लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा, आपका रिप्लाई होगा जल्द से जल्द। अब इतना मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस पर इतना आपको फोकस करना ज़रूरी होगा, आपको समझ में आएगा कि इस पूरे चैप्टर के अंदर सोशल बिहेवियर किस तरीके से बताने की कोशिश करी जा रही है। सो दिस इज़ द वन ऑफ द मेन ग्रेटेस्ट फैमिली ट्री ऑफ क्या कहते हैं, कौरव और पांडव। तो यहाँ पे इसको समझने के लिए आपको ब्लू में दिख रहा होगा मेंस है, रेड में दिख रहा होगा वुमेन्स है, आपको ग्रीन में दिख रहा होगा, ग्रीन में ये पांडव्स है, और यहाँ पे क्या कहते हैं कौरव है येलो के अंदर। अब इसको आपको समझना ये होगा कि यहाँ पे आप देख सकते हो गंगा पुत्र, गंगा के 4 पुत्र थे, भीम क्या कहते हैं भीष्म पितामह, आपने सुना होगा, भीष्म बोलते हैं इन्हें। भीष्म की कोई बच्चे नहीं थे, लेकिन क्या कहते हैं यहाँ पे ये देख सकते हो विचित्र वीर्य, ये भीमा यानी कि भीम के भाई थे विचित्र वीर्य, और इनकी 2 वाइफ थी, एक थी अंबिका और एक था अम्बालिका, ठीक है ना, एक थी अंबिका एक था अम्बालिका। 2 मिनट लूंगा मैं, आप इस पे फोकस जरूर कर लीजिएगा, फिर आपको बैकग्राउंड की हिस्ट्री समझ में आ जाएगी। तो भीम जो थे उनकी कोई शादी नहीं थी, भीम कह रहा हूँ, भीष्म पितामह ने बोला था भीष्म। तो भीष्म और भीम में अंतर करना सीख लेना, भीष्म और भीम में बहुत अंतर है, ठीक है। ये भीष्म है
और ये यहाँ पे आपको भीम दिखाई दे रहे हैं, भीम ये उनके पोते हैं, तो ये ग्रैंडफादर है और ये इनके ग्रैंडसन है। ठीक है, दोनों में अंतर है बहुत ज़्यादा। तो हमें क्या समझना है, हमें समझना है कि विचित्र विहार नाम का एक बंदा था जो भीष्म का भाई था, उसने 2 औरतों से शादी करी थी, एक था अंबिका और एक था अंबालिका। तो अंबिका से कौन पैदा हुआ, अंबिका से हमारा धृतराष्ट्र पैदा हुए और अंबालिका से पांडु पैदा हुए। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये धृतराष्ट्र ए और यहाँ पे पांडु बी, ये दोनों भाई भाई हुए, बिल्कुल भाई भाई हुए। हालांकि उनकी मम्मियां 2 थी, विचित्र विहार जिन्हें 2 शादी करी थी, लेकिन अंबिका से कौन पैदा हुए, धृतराष्ट्र, और अंबालिका से पैदा हुए पांडु। तो यहाँ पे क्या हुआ, धृतराष्ट्र जो थे ना भाई वो ब्लाइंड थे। क्या थे, वो ब्लाइंड थे। अगर आपको याद हो, आपने महाभारत देखी हो, तो ही वॉज अ ब्लाइंड पर्सन इन द ऑल, पूरे महाभारत के अंदर जो धृतराष्ट्र थे वो अंधे, पूरे महाभारत में क्या वो रियल में अंधे थे। और यहाँ पे धृतराष्ट्र की शादी होती है गांधारी से और यहाँ पे पांडु की शादी होती है मदरी से और कुंती से। अब यहाँ पे क्या होता है कि धृतराष्ट्र गांधारी से उनके पुत्र होते हैं लगभग 100 बेटे होते हैं। अभी कैसे होते हैं, कहाँ से होते हैं, दिस इज द मेन रीज़न। यहाँ पे कहानी थोड़ी सी गलत हो जाती है। आप कहते हैं यार 100 पुत्र, बहुत से बच्चे इस वीडियो को देख के हंस भी रहे होंगे कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, लेकिन अर्ली टाइम पीरियड में सोसाइटी में लिखा गया है, सोशल टैक्सेस मिले हैं, तो मे भी शायद से होते होंगे, हमें समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे उसमें से क्या होता है कि जो धृतराष्ट्र है, यहाँ पे आप देखेंगे कि उनके कितने 100 बेटे होते हैं, तो उसमें से सबसे बड़ा बेटा उनका दुर्योधन होता है। और यहाँ पे पांडु जी की 3 पत्नियां होती है और यहाँ पे पांडु जी में जो कुंती होती है उनसे 3 पुत्र होते हैं। आप देखते हो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, और मद्री से 2 पुत्र होते हैं, नकुल और सहदेव। तो इस तरीके से क्या हुआ, इस तरीके से ब्रांचेस बन गई कि धृतराष्ट्र के 100 बेटे और यहाँ पे दुर्योधन सबसे बड़ा और पांडु के 5 बेटे और यहाँ पे युधिष्ठिर सबसे बड़ा। तो इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो दुर्योधन और यहाँ पे 5 ये भाई, दोनों भाई भाई तो हुए क्योंकि ये दोनों भाई भाई हैं। अब प्रॉब्लम ये पता क्या होती है, प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है कि विचित्र विहार जी के मरने के बाद पांडु जी को सत्ता दे दी जाती है, क्योंकि यहाँ पे धृतराष्ट्र जो थे वो अंधे थे और वो राजपाट नहीं चला सकते थे। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र को गुस्सा इस चीज़ का आता है कि मेरे 100 पुत्र हैं और मैं उनका भरण पोषण कैसे करूँगा। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र इसकी कंफ्यूजन में कसम रहते हैं, जिसमें बीच में कहानियाँ ये दिखाने की कोशिश करी जाती है टेलीविजन्स के ऊपर कि यहाँ पे जो दुर्योधन था उसके साथ एक बंदा था शकुनी। अगर आपको पता हो, ये आप सोच रहे हो कि ये क्या पढ़ा रहे हैं सर जी, लेकिन आपको बैकग्राउंड हिस्ट्री थोड़ी सी जाननी पड़ेगी। आप इसे समझ लोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुई कि पांडु जो था उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि शकुनी जो है चाल चलता है और यहाँ पे दुर्योधन जो है वो उसकी बात मानता है। अब यहाँ पे होता ये है कि पांडु की डेथ होने के बाद युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये कहने की कोशिश करते हैं कि सत्ता के अंदर हमारे फादर के मरने के बाद हमें ही सत्ता मिलनी चाहिए। और यहाँ पे युधिष्ठिर जो थे वो सबसे बड़े थे, तो युधिष्ठिर ने कहा, लेकिन यहाँ पे धृतराष्ट्र जो थे वो बड़े थे तो इसलिए सत्ता उनको दी गई और यहाँ पे दुर्योधन सत्ता में आए। तो यहाँ पे 5 पांडव ये कहने की कोशिश करते हैं कि ठीक है, आप दोनों भाई भाई थे तो ज़मीन का बंटवारा तो पूरा होना चाहिए। तो यहाँ पे ज़मीन का बंटवारा नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ा डिस्प्यूट होता है, जिसकी वजह से होता क्या है, जिसकी वजह से होता ये है कि जब उनको ज़मीन का हिस्सा नहीं मिलता है तो वो कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं हमारे श्री कृष्ण जी के पास और श्री कृष्ण जी ये कहते हैं कि चलिए ठीक है, आप ऐसा करिए, हैव सम फन इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ में यानी कि जो आज का दिल्ली है, आप वहाँ पे जाके अपनी विशाल साम्राज्य बसाइए, बनाइए। और वहाँ पे उन्होंने विशाल साम्राज्य बनाया 5 पांडवों ने मिलके। और यहाँ पे आपको पता है कि द्रौपदी से उनकी शादी हुई थी 5 पांडवों की। उसके बैकग्राउंड हिस्ट्री में मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन आपको ये जानना होगा कि 5 लोगों से शादी पहले होती थी और आज के डेट में प्रचलन नहीं है। जो ब्राह्मण शास्त्र है, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों के अंदर कुछ ही टाइप के विवाहों को वर्जित किया गया है, जिसमें से ये विवाह वर्जित नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी उस टाइम पे होता था। यहाँ पे इंद्रप्रस्थ जो इनको दिया गया, तो यहाँ पे प्रॉब्लम यही शॉर्ट आउट नहीं हो गई।
वहाँ दुर्योधन को ये लग रहा था कि इनको मैंने दरबदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया है, और यहाँ पे श्री कृष्ण जी ने इंद्रप्रस्थ उनको दे दिया, और इंद्रप्रस्थ देने के बाद उन्होंने अपना इंद्रप्रस्थ को बनाए रखा, उसको और अच्छा बनाया। लेकिन दुर्योधन इससे खुश नहीं था। दुर्योधन इससे खुश नहीं था, तो इसीलिए इन लोगों के बीच में अब दोबारा से ज़मीन की होड़ के लिए, सत्ता की होड़ के लिए, शक्तियों की होड़ के लिए दोबारा से इनके बीच में खेल होता है। जैसे आप पासे का खेल या डाइस गेम बोलते हैं, कौरव और पांडवों के बीच में बहुत फेमस है, जिसमें से आप देखते हो कि इस गेम के अंदर दुर्योधन जीत जाता है। दुर्योधन इसलिए जीत जाता है क्योंकि शकुनी जो पासे का इस्तेमाल करता है उसके पीछे कोई सीक्रेट रहस्य होता है। लेकिन यहाँ पे द्रौपदी, आप देख सकते हो द्रौपदी जो क्या कहते हैं, द्रौपदी जो क्या होती है, द्रौपदी जो 5 पांडवों की वाइफ होती हैं, उनका पूरी भरी सभा के अंदर अपमान होता है। वहाँ पे भीष्म पितामह जी जो रहते हैं वो अपने पोते की वाइफ को निर्वस्त्र होते हुए देख रहे होते हैं, जबकि उन्हें मना करना चाहिए था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन दुर्योधन बहुत हठी और बहुत ही ज़्यादा खराब व्यक्तियों में से एक थे, निर्लज निर्दयी पापी व्यक्तियों में से एक थे। यहाँ पे ये गेम यही नहीं रुकता है, गेम आगे बढ़ता है, और यहाँ पे 5 पांडव फिर दोबारा गेम को हारते हैं, क्योंकि सीक्रेट राज था उसके पीछे। अब यहाँ पे 5 पांडव को क्या होता है, 12 वर्षों का ज्ञातवास, यानी कि 12 वर्षों का उन्हें क्या कहते हैं सज़ा मिलती है कि आपको घर में नहीं रहना है, बाहर रहना है, और 2 वर्षों के लिए आपको अज्ञातवास, यानी कि किसी को दिखना भी नहीं चाहिए। आप वो जब ये सारी पनिशमेंट कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ये चीज़ पासे के गेम में हुई थी। देख सकते हो कि जुआ आज की डेट में भी जुआ घर बर्बाद कर देता है, और उस टाइम पे भी जुआ घर बर्बाद कर देता था। तो उस समय में 5 पांडवों ने द्रौपदी को क्या कहते हैं, द्रौपदी जो थे उसको दांव पे लगा दिया, उसकी बेइज्जती हुई, उसकी इज्जत लूटी गई। और यहाँ पे क्या कहते हैं आज की डेट में भी आप देख सकते हो कि लोग जुए की लालसा के अंदर क्या क्या कर जाते हैं। तो यहाँ पे 14 साल की सज़ा इन लोगों को देखने को मिलती है, और ऐसा ये कहा जाता है कि 12 वर्ष का ज्ञातवर्ष और 2 वर्षों का अज्ञातवर्ष कंप्लीट करने के बाद भी यहाँ पे उनको लगता है कि अब उनको जो कौरव और पांडव दोनों भाइयों के बीच में जो ज़मीनों का बंटवारा होना चाहिए वो हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कुरुक्षेत्र जो 16 महाजनपदों में से एक था, 16 महाजनपदों में से एक था। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि हमें श्री कृष्ण जी, वो अभी भी मना कर रहा है दुर्योधन कि वो हमें सत्ता नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे मीडिएटर का रोल करते हैं श्री कृष्ण जी, और ये दिखाने की कोशिश करते हैं दुर्योधन को कि आपको रण में, भूमि में युद्ध नहीं लड़ना चाहिए। युद्ध लड़ने से अच्छा ये है कि आप क्या कहते हैं उनको जो उनकी प्रॉपर्टी है, जगह है, सत्ता है, शक्ति है, वो आपको दे देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे सत्ता नहीं दी जाती। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस कि वॉर होता है, वॉर टुक प्लेस यहाँ पे कौरवों के बीच में और पांडवों के बीच में, 5 पांडवों के बीच में और कौरवों के बीच में लड़ाइयाँ होती है। यहाँ पांडव जो थे वो 5 भाई थे, कौरव जो थे 100 भाई थे। 100 भाइयों के साथ भीष्म पितामह भी आप देख सकते हैं, भीष्म जो उनके दादाजी होते हैं वो इनके साथ भी होने चाहिए थे, पर इनके साथ नहीं थे। यहाँ पे द्रोणाचार्य जिन्होंने अर्जुन को शस्त्र विद्या सिखाई थी वो इनके साथ थे। तो कौरवों की पावर जो थी मजबूत थी, पांडवों की पावर कमज़ोर थी। लेकिन पांडवों के साथ आप देख सकते हो श्री कृष्ण जी जो है वो क्या कहते हैं अर्जुन को इस समय ही, वॉर के टाइम पीरियड पे ही धर्म युद्ध सिखा रहे थे, और इसी टाइम पीरियड पे भगवत गीता का निर्माण हुआ था। और ये सारे वो मेन प्लेयर्स हैं जो पांडवों के साथ थे, और ये वो सारे मेन प्लेयर्स हैं जो भीम के साथ थे, तो दुर्योधन के साथ थे। तो यहाँ पे कौरवों और पांडवों के बीच में लड़ाइयाँ होती, जिसमें से पांडव विनर विनर चिकन डिनर होता है। यहाँ पे पांडव जीत जाते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा लॉस होता है। गंगा पुत्र भीष्म पितामह जी, उनकी डेथ होती है। और ये भीष्म पितामह जी गंगा पुत्र है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इनको तो वरदान था, तो ये नहीं मरेंगे, लेकिन ये फिर भी यहाँ पे जाके वॉर के अंदर मर जाते। तो इतना बड़ा हिस्ट्री जो था, कितनी सारी चीज़ें इस बीच में हुई, कितनी सारी चीज़ें इस सिचुएशन में प्रैक्टिसेस, कितने सारी चीज़ें आप देख सकते हो, कितना कुछ हुआ। तो ये सारी चीज़ें ही हमें सोशल बिहेवियर, उस समय का समाज, उस समय की व्यवस्थाएं, उस समय की राज व्यवस्थाएं, आर्थिक व्यवस्थाएं, सारी चीज़ें बताने की कोशिश करता है। बताता है कि समाज में किस वर्ग का क्या काम था, समाज में कौन सा राजा किस राजा के हित प्रेम के लिए था।
समाज में सत्ता जो था उसका हस्तांतरण कैसे होता था, सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करा गया है इस सेंट्रल आइडिया महाभारत के माध्यम से। और अब ई पाठशाला के चैनल पे ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उसकी बैकड्रॉप हिस्ट्री जो थी वो ये थी, और इतने सालों के बाद हमारे भारत के अंदर इतने सारे लोग आए, इतने सारे राजा महाराजा, ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, पोर्तुगीज़, जापानीज़, चाइनीज़, कितने लोग आए जिन्होंने हमें लूटने की कोशिश करी। लेकिन इतना पुराना इतिहास जो था वो कहीं रिटर्न फॉर्म में बचा हुआ था। अलग अलग जगहों से हमने इसको इतिहास को इकट्ठा करने की कोशिश करी। देन फाइनली हमें समझ में आया कि वी.एस. सुतखनाकार, सुकथनाकार, तो माफ़ी चाहूँगा अगर नहीं पढ़ पा रहा मैं नाम, लेकिन आप समझ सकते हैं ये संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञाता थे, बहुत बड़े स्कॉलर्स थे, जिन्होंने ये समझा कि हमें इतना पुराना इतिहास जो है जानने की ज़रूरत है। और 1919 के अंदर आप देख सकते हो जिस समय अंग्रेज भी थे उस टाइम पीरियड पे इन्होंने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करा, इस महान प्रोजेक्ट को स्टार्ट करा, और ये चैप्टर आपकी बुक के अंदर जाके बना। 47 साल लगे इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करने के लिए, और यहाँ पे इन व्यक्तियों ने इस क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत को तैयार करा, जिसमें इन्होंने भारत के अलग अलग हिस्सों से बड़े बड़े संस्कृत और जो पाली भाषा के जानकार, संस्कृत के जानकार, प्राकृत भाषा के जानकार, उनको ढूंढा, और ढूंढने के साथ साथ इन्होंने सारी वेरियस जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी महाभारत से रिलेटेड, चाहे वो अलग अलग जगहों में ही क्यों ना मिलती हो, उन सबको इकट्ठा करा। और इकट्ठा करने के बाद दो बेसिक बातें समझ में आई कि ज़्यादातर जो स्क्रिप्ट थी वो संस्कृत में लिखी गई थी, जो हमें कश्मीर, नेपाल, केरला और तमिलनाडु से मिलती है। और दूसरा, इतनी बड़ी चीज़ों के बीच में जो महाभारत में हुई चीज़ें, तो उसमें बहुत सारे रीजनल वेरिएशंस हमें देखने को मिलते हैं। अब ये रीजनल वेरिएशन ये वो चीज़ है जो ये दिखाने की कोशिश करती है कि अब महाभारत के अंदर सही मायने में ऐसी कोई चीज़ हुई भी होगी या नहीं हुई होगी। तो ये हमें वो समझाने की कोशिश करता है स्पष्ट रूप से। जो हम चैप्टर के एंड तक आएंगे तो हमें वो भी समझ में आ जाएगा। अब हमें ये जानना है कि इतना बड़ा मतलब जो महाभारत था वो सही मायने में वेरिएशंस दिखाने की कोशिश करता है कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर को, कि किस तरीके से समाज में जो सोशल हिस्ट्रीज थी वो किस तरीके से डोमिनेट कर रही थी, किस तरीके से प्रैक्टिस होती थी, किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट होता था, किस आइडिया के बारे में लोग बात करते थे, किन चीज़ों के बारे में लोग सोचते थे, किस तरीके के वर्ग थे, कास्ट थे। अगर समाज के अंदर 4 वर्ण व्यवस्थाएं थी, दूसरी वर्ण व्यवस्थाएं कौन सी थी, जातियाँ थी अगर तो कैटेगरीज क्या थी। तो ये सारी चीज़ें हमें समझ में आती है धीरे धीरे करके। जब हम चैप्टर के आगे बढ़ेंगे तो हम उसको आगे भी कवर करेंगे। सो ये थीम आइडिया था आपको समझाने का, एंड दिस इज़ द इंट्रोडक्शन पार्ट ओनली ऑफ दिस चैप्टर। और आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है एंड तक, तो वीडियो को लाइक देना ज़रूर, और साथ में अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो कमेंट करिएगा। जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा उसका आंसर भी ज़रूर करिएगा। जब तक के लिए आदाब, गाज़ियाबाद। हमारी वीडियोस देखते रहें और खुश रहें, और अपना और अपनों का ख्याल रखें। दिस इज़ इट इन दिस वीडियो।